गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने विधि के अंतर्गत जो हमारी विधि थी वह थी व्याख्यान विधि। आज की हमारी विधि है स्रोत विधि। स्रोत विधि क्या है? स्रोत यानी अर्थ और परिभाषा। स्रोत का अर्थ है, स्रोत वह विशिष्ट सामग्री है जिसके आधार पर हम अतीत का अध्ययन करते हैं या जिसके माध्यम से अतीत का अध्ययन किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो पुरानी हवेलियां है, सिक्के हैं, मोहरे हैं, आभूषण है, वस्त्र है, ये जो है यह हमें यह एक स्रोत है प्राचीन परंपरा को दर्शाने का या प्राचीन सभ्यता से अवगत कराती है। तो यानी जिसके माध्यम से हम प्राचीन सभ्यता का या अतीत का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्रोत कहलाते हैं। मौजूदा समय में शताब्दियों पूर्व का ज्ञान यदि हम लेना चाहे तो वह ज्ञान हमें इन स्रोतों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्राचीन समय में कुएं कैसे थे, बावड़ियां कैसी थी, भवन कैसे थे, महल कैसे बनाए जाते थे, इस प्रकार से अभी जो हम जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, इनकी सभ्यता का हमें कैसे ज्ञान हुआ? इनकी सभ्यता का हमें प्राचीन जो अवशेष मिले हैं, जो स्रोत मिले हैं, जो साधन मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, कालीबंगा की जो सभ्यता थी, वो सभ्यता किस प्रकार की थी, वहाँ भवन कैसे थे, वहाँ की रहन सहन कैसा था, वहाँ का खान पान कैसा था, बर्तन कैसे थे। इनके माध्यम से हमें यानी स्रोत के माध्यम से ही हम उस चीज तक पहुंच पाए हैं। यानी जैसे किसी दर्शनीय स्थल को ले लो, भवन ले लो, पर्वत ले लो, बांध ले लो, कारखाना ले लो, उद्योग से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए अनेक उनके बारे में सुनना अथवा पढ़ने की बजाय, यानी सुनना या पढ़ना एक पर्याप्त नहीं होता है किसी चीज की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि यदि हम वहां जाकर देखें तो हमें ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है या प्राप्त होता है। अतः ये जो हमारे अनुभव होते हैं, ये अनुभव अतीत को स्पष्ट करने में हमें अतः ये अनुभव अतीत को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि अतीत की वस्तुओं से इस समय उपलब्ध नहीं है। इस तरह स्रोत विधि एक ऐसी विधि है जो प्रत्यक्ष तथा वास्तविक और स्थायी ज्ञान जो है हमें उस ज्ञान का अनुभव करवाती है। यानी स्रोत विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रत्यक्ष, वास्तविक तथा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस संदर्भ में SBCAया इनके अनुसार इन्होंने ये कहा है कि स्रोत भूतकालीन घटनाओं द्वारा छोड़े गए चिन्ह है। यद्यपि इतिहास की घटनाएं वास्तविक रूप में घटित होती है, फिर भी ज्यादा वक्त तक वास्तविक नहीं रह पाती है। उनके द्वारा छोड़े गए जो अवशेष है, जो चिन्ह है, जो निशान है, वही चिन्ह उन्हें वास्तविकता प्रदान करते हैं। इतिहासकार इन्हीं शेष चिन्हों के आधार पर कार्य करता है। वह इन शेष चिन्हों के सफलता से अतीत की घटनाओं को तार्किक एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है और वर्णन करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्रोत वह माध्यम है जो हमें इतिहास में जो घटित हुई है उन घटित हुई घटनाओं का वर्णन करवाती है, प्रत्यक्ष अनुभव करवाती है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। अब जो है स्रोतों का जो वर्गीकरण हुआ है
उसको 3 भागों में बांटा है। वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है। अब ये जो इसके 3 भाग है या 3 भागों में वर्गीकरण किया है, सबसे पहला आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो आता है वह है मौखिक विवरण। मौखिक विवरण। अब जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं वह जैसे स्मारक, और पुरालेख, पुराने जो लेख हैं वो पुरालेख, मुद्राएं, सिक्के, आभूषण, हवेलियां, इस प्रकार से जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो हमें हमारे पुरानी सभ्यता से हमें अवगत करवाते हैं। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे जो धार्मिक साहित्य लिखे गए हैं, धार्मिक साहित्य, फिर है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, फिर है विदेशियों के विवरण, के विवरण, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम धार्मिक जो साहित्य है उनसे अवगत हो पाते हैं। विदेशियों के जो विवरण है, कौन कौन अपने भारत देश में आया, किस किस ने यहाँ युद्ध हुए, किसके युद्ध हुए, तथा किस किस ने हमारे भारत पर अधिकार किया, ये सब हमें साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है तीसरा जो है वह है मौखिक विवरण। मौखिक विवरण के अंतर्गत जो दंत कथाएं होती है, जो परंपराएं होती है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं मौखिक रूप से, वो मौखिक विवरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से स्रोतों का 3 रूप में 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब आता है स्रोत विधि के गुण तथा दोष। अब है इसके गुण। अब इसके गुणों के अंतर्गत सबसे पहले है वास्तविक वातावरण। वास्तविक वातावरण यानी स्रोत विधि के माध्यम से हम विद्यार्थियों को वास्तविक वातावरण दे सकते हैं, उनमें वास्तविक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थियों को पुस्तक की बजाय यदि प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर वो चीजें दिखाए तो उनके लिए प्रभावकारी होता है और वास्तविक वातावरण उत्पन्न होता है। फिर है तर्क तथा निर्णय। तर्क तथा निर्णय यानी इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में तर्क करने तथा निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब वो प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसके बारे में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तथा उनसे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। फिर है विद्यार्थी सक्रियता। कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान का जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है वह एक नीरस विषय माना जाता है। अतः ये जो स्रोत विधि है
यह स्रोत विधि विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज का ज्ञान करवाते हैं, दिखाते हैं, तो विद्यार्थी उसमें अधिक सक्रिय रहते हैं तथा सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें रुचि उत्पन्न भी होती है। यानी ये जो स्रोत विधि जो है वो विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न, अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न भी करता है। फिर ये प्राचीन साक्ष्यों के मूल्यांकन का प्रशिक्षण, यानी इसके माध्यम से प्राचीन जो साक्ष्य है उनको दिखाकर हम उनके मूल्यांकन का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देते हैं। फिर आता है पाठ्य पुस्तक की पूरक, यानी पाठ्य पुस्तक में ये स्रोत विधि जो है वह पाठ्य पुस्तक की पूरक मानी गई है, क्योंकि पुस्तक में तो केवल विद्यार्थी पढ़ते हैं, किंतु स्रोत विधि के माध्यम से वह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। फिर है विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करना, विद्यार्थियों को जागरूक करना। तो इस प्रकार से स्रोत विधि के गुण माने गए। अब है इसके दोष। अब इसके दोष के अंतर्गत जैसे समय अधिक लगना, स्रोत विधि समय अधिक लगना, यानी स्रोत विधि में जो है समय अधिक लगता है, क्योंकि विद्यार्थियों को वहां ले जाकर फिर प्रत्यक्ष अनुभव करवाना होता है, इसलिए इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। फिर कुशल अध्यापकों का अभाव, स्रोत विधि का ज्ञान वही करवा सकता है जो कुशल हो तथा जिसको इस चीज के बारे में, स्रोत विधि के बारे में, स्रोतों के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, और कुशल अध्यापकों का अभाव होने के कारण पूरी जानकारी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है। फिर है भाषा की कठिनाई। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को देखने जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो उस समय हमारी भाषा की कठिनाई आती है, तो विद्यार्थी कई बार उसको समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है भ्रम, यानी स्रोत विधि से विद्यार्थियों में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, क्योंकि किसी घटना का संबंध में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न धारणाएं निर्मित हो जाती है तथा उन्हीं धारणाओं को देखते हुए विद्यार्थियों में भ्रम उत्पन्न होता है कि यह घटना कैसे हुई होगी, वह कल्पना करते हैं। फिर यथार्थ रूप से उपयोगी स्रोतों का अभाव। उसके बाद आता है यथार्थ रूप से भारत में ऐसे स्रोतों का बहुत ही अभाव है जो विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए यथार्थ रूप में उपयोगी तथा उपयुक्त हो सके। इस विधि के प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी स्रोत पुस्तकों का अभाव है जिसमें सभी स्रोतों का संकलन हो, यानी विद्यालय में ऐसी पुस्तकें नहीं है जिसमें सभी स्रोतों का संकलन हो तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह विधि उपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी स्रोत विधि जो है वह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। तो इस प्रकार से स्रोत विधि का अर्थ, परिभाषा और गुण दोष देखें। अब आज का गृह कार्य, स्रोत विधि का अर्थ बताते हुए इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।